दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं 26वीं क्लास को लेकर हाजिर हूं, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 751 से लेकर के 780 तक के सवालों के बारे में। जी हां दोस्तों, और आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लोग चर्चा करेंगे गुप्त साम्राज्य से संबंधित बहुत सारे सवाल बनते हैं जो कि गुप्त काल में प्रशासन को लेकर बनते हैं, यानी गुप्त काल की शासन व्यवस्था कैसी थी, कैसे उस समय का प्रशासन चलता था। आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। देखिए स्क्रीन पर भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल दिए गए हैं और इसी तरह के अच्छे अच्छे सवाल इस क्लास में भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की तैयारी हो रही है और ये सीरीज बहुत लंबी चलने वाली। दोस्तों अभी तो हम इतिहास विषय पर चर्चा कर रहे हैं, आगे हम भूगोल, संविधान, विज्ञान सब पर दोस्तों चर्चाएं होंगी। ठीक है, याद रखिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अगर चीजें आपको अच्छी लग रही हो, हमारी किताबें अच्छी लग रही हो, हमारे कोर्स अच्छे लग रहे हो, क्लासेज अच्छे लग रहे हो, तो एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि आप आंख मूंद कर आइए हमारे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करिए, जो अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन बैच दिए जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वालिटी कंटेंट के ऊपर सब चीजें मेंशन होती हैं। ठीक है, कि कितना अच्छा स्टडी मटेरियल आपको दिया जा रहा है, क्योंकि उसी स्टडी मटेरियल को पढ़ करके आपकी तैयारी अच्छी होगी और आपका सिलेक्शन भी होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को और एक एक सवाल पर बहुत अच्छे से हम लोग चर्चा करते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, आज हमारा 26वां दिन है और क्वेश्चन नंबर 751 से लेकर के 780 तक के सवालों को देखने चल रहे हैं, जिसमें गुप्त काल के प्रशासन की चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला सवाल जो आपसे परीक्षा में जल्दी पूछा जाता है कि गुप्तकालीन शासन प्रणाली ये किस प्रकार की थी। ठीक है, जैसे अगर हम आज के शासन प्रणाली की बात करें तो भारत में लोकतंत्रात्मक सरकार चले, लोकतंत्र है, जनता का शासन है। लोकतंत्र किसे कहा जाता है? जनता के शासन को। तो जनता वोट देती है, खुद से अपना नेता चुनती है, उसके बाद भी हाथ पे हाथ धरे बैठे तमाशा देखती रहती है। ठीक है, ऐसा होता है लोकतंत्र। फिलहाल अगर हम गुप्त प्रशासन की बात करें, गुप्त वंश की बात करें, तो उस समय याद रखेगा राजतंत्रात्मक शासन था। क्या था दोस्तों? राजतंत्रात्मक शासन देखने को मिलता है। एक सवाल और आता है, बार बार आपसे पूछा जाता है परीक्षा में कि विश्व का पहला गणतंत्र कौन सा था। ठीक है, विश्व का पहला, जी हां दोस्तों, गणतंत्र कौन सा था? एक सवाल ये भी बार बार परीक्षा में आता रहता है, तो याद रखेगा वैशाली को दोस्तों दुनिया का पहला गणतंत्र माना जाता है। ठीक है, फिलहाल हम गुप्त साम्राज्य की बात करेंगे तो यहाँ राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। राजतंत्र किसे कहते हैं? जहां राजा का बेटा ही राजा बनेगा, जिसके पास योग्यता होगी वो राजा नहीं बनेगा। राजा कौन बनेगा? राजा का बेटा। अरे तभी तो श्रीगुप्त का लड़का घटोत्कच गुप्त पहले राजा बनता है। घटोत्कच गुप्त का लड़का जो आता है, आप चंद्रगुप्त प्रथम देखते हैं, वो राजा बनता है। इसी तरह से सीक्वेंस आप आगे है कि नहीं? ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो वजह उसके पीछे क्या है कि व्यवस्था कैसी है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, तभी तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अगला सवाल दे रहा है कि गुप्त साम्राज्य में प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो क्या थी? सबसे छोटी इकाई जो प्रशासन की थी, जैसे आज के जमाने में बात करें, अभी वर्तमान से भी हम कंपेयर करने चल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों प्रशासन की बात हो रही है, तो क्यों ना भारत के वर्तमान प्रशासन को देखते हुए हर एक सवालों पर हम बातचीत करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा जो सबसे छोटी इकाई है वर्तमान समय में, सबसे छोटी इकाई क्या है बताइए? सबसे छोटी इकाई, अरे आपका गांव यार, जो ग्राम है यही तो छोटी इकाई है। तो याद रखेगा उस जमाने में भी दोस्तों ग्राम को ही सबसे छोटी इकाई मानते थे। ठीक है, और ग्राम प्रशासन किससे संचालित होता था दोस्तों? तो ग्राम प्रशासन का मतलब क्या है? ग्राम की व्यवस्था, शासन व्यवस्था। ठीक है, ये किसके द्वारा दोस्तों संचालित होता था? तो याद रखेगा उस जमाने में भी दोस्तों ग्राम सभा देखने को मिलती थी। ठीक है, याद रखेगा उस जमाने में भी क्या थी? ग्राम सभा। आप कहेंगे सच में सर उस जमाने में ग्राम सभा थी? हाँ भाई, हम गुप्त वंश की बात करें, गुप्त वंश के लिए मोटा मोटा एक टाइम पीरियड आप याद रखेगा 300। जी हाँ दोस्तों 300, उसके पीछे मुझे 250 के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आप 300 एक मोटा मोटा पकड़ चलिए कि सन 300 ईस्वी से लेकर के दोस्तों लगभग 400 ईस्वी, 100-150 साल का जो समय था वो गुप्त वंश के शासकों के द्वारा भारत में देखा गया वो समय। ठीक है, उस समय ग्राम प्रशासन कौन देखता था? तो ग्राम सभा देखती थी, क्योंकि गांव था। ठीक है, अच्छा, जो ग्राम का मुखिया होता था दोस्तों, उस मुखिया को क्या कहते थे? जैसे हम आज प्रधान कहते हैं ना, उस जमाने में दोस्तों क्या कहते थे? तब मुखिया को प्रधान ना कह के क्या कहते थे दोस्तों? ग्रामिक कहते थे। क्या कहते थे? मुखिया को प्रधान जो होता था, प्रधान न बोल करके उसका एक अलग नाम था ग्रामिक। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखेगा। चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा है ग्राम समूहों की छोटी इकाई को क्या कहते थे? ठीक है, ग्राम समूहों की जो अन्य छोटी इकाइयां होती थी उन्हें दोस्तों क्या कहा जाता था? तो इन छोटी इकाइयों को दोस्तों पेट कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? पेट कहा जाता था। ठीक है, छोटी छोटी कई सारी ग्राम समूह की इकाइयां होती थी, उन सबको मिलाकर क्या बनता था? पेट बनता था। क्या बनता था? पेट। जी हां दोस्तों, याद रखिएगा पेट बनता था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल लिख रहा है गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? ठीक है, देखिए एक बात याद रखिएगा, सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई और दूसरी सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई, दो सवालों का उत्तर आपको एक साथ देना। अगर सबसे बड़ी परीक्षा में पूछे तो बताएगा सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई को हम देश कहते थे।
से, या तो देश कहते थे या कई जगह पर दोस्तों अवनी लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों? अवनी। जी हां दोस्तों, या तो देश कहते थे या तो अवनी कहते थे। एक सवाल और खड़ा हो जाता है यहां पर कि बताइए देश या अवनी का प्रशासन देखता कौन था, या इसके प्रमुख को क्या कहते थे? देश या अवनी का जो प्रमुख होता था, जो इसका शासन प्रशासन देखता था, उसे दोस्तों क्या कहते थे? तो उसे कहते थे गोप्ता। क्या कहते थे? गुप्ता मत बोलिएगा, गोप्ता। जी हां दोस्तों, याद रखिएगा, उसे हम गोप्ता कहते थे। ठीक है, यह मुख्य होता था सबसे, जो पूरे देश का प्रशासन देखता था। और दूसरी प्रादेशिक इकाई जो सबसे बड़ी है उसको क्या कहते थे? जिस तरह से यहां देश या अवनी है दोस्तों, उसी तरह से यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, भुक्ति। क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा, भुक्ति। फिर वही सवाल आपके मन में कि सर भुक्ति का प्रशासन कौन देखता था? आ सकता है कि नहीं? बताइए, भुक्ति का प्रमुख कौन था या भुक्ति का प्रशासन देखता कौन था? तो यहां पे तो हमने देख लिया कि देश या अवनी में गोप्ता आता है, उसी तरह भुक्ति में दोस्तों कौन है? तो बहुत अच्छे से आप नाम याद रखेगा, बार बार ये सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। याद रखेगा, इसे ऊपरीक कहते थे। क्या कहते थे? ऊपरीक। याद रखेगा, इसे ऊपरीक कहते थे। एक दो और नाम था, इसी भुक्ति से एक नाम बनेगा भोगिक। याद रखेगा, भुक्ति से एक बना है शब्द भोगिक। याद रखेगा, इसे भोगिक भी कहा जाता था, या कहीं कहीं पर दोस्तों इसे भोगपति भी कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? इसे भोगपति भी कहा गया। मैंने क्या क्या आपको बताया? याद रखेगा, सबसे छोटी इकाई गांव होती थी। गांव का प्रशासन ग्राम सभा देखता था, उसका जो मुखिया होता था उसे ग्रामिक कहते थे। ठीक है, कई सारी ग्राम सभाओं के समूहों को लेकर के दोस्तों पैठ तैयार होता था। जो सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई थी उसे देश कहा जाता था या अवनी कहा जाता था। देश या अवनी का जो प्रशासक होता था, जो प्रमुख होता था या जो उसका संचालन करता था, वो मुख्य व्यक्ति का कहलाता था, उसे गोप्ता कहते थे। गोप्ता, बिल्कुल सही है, घबराइए मत, बस लिखते जाइए। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? भुक्ति थी। भुक्ति का प्रमुख कौन था दोस्तों? ऊपरीक था, और या ऊपरीक को ही दोस्तों भोगिक भी कहते हैं, और इसी को दोस्तों भोगपति भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से लिख रहा है कि गुप्त काल में भुक्ति के नीचे दोस्तों कौन आता था? ठीक है, देश के नीचे भुक्ति और भुक्ति के नीचे कौन आता था? तो भुक्ति के नीचे जो इकाई होती थी उसको कहते थे विषय। जी हां दोस्तों, विषय। और विषय का जो प्रमुख होता था वो क्या कहलाता दोस्तों? उसे विषयपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इसके प्रमुख को क्या कहते थे? विषयपति कहा जाता था। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है दोस्तों। आप देखिए क्वेश्चन उठा करके परीक्षा में जो सवाल आते हैं, अगर गुप्त प्रशासन से सवाल आएगा तो इसी तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, लिख रहा है गुप्त वंश में महाबलाधिकृत। महाबलाधिकृत किसे कहा जाता है? देखिए, जब कोई शब्द आपको मिले ना, आप तोड़ लीजिए उसको। ठीक है, अलग अलग कर लीजिए। तो महा से महा निकल गया, धन बल मिल गया, धन अधिकृत मिल गया। ठीक है, यानी याद रखेगा, ऐसा व्यक्ति जिसके पास थोड़ा बहुत बल नहीं, जिसके पास बहुत ज्यादा पावर है। और जब इतना बड़ा पावर है तो याद रखेगा उसे हम क्या कहते हैं? जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है वही तो कमांडर होता है सेना का। तो याद रखेगा, उसे हम कहते हैं सेनापति। ठीक है, तो महाबलाधिकृत किसे कहते हैं दोस्तों? सेनापति को। यह सवाल इस तरह से भी बन सकता है कि गुप्त काल में सेनापति को क्या कहते थे? तो क्या बताएंगे? महाबलाधिकृत। ठीक है, मतलब जिसके पास महाबल होता था। कई मूवियों में दोस्तों आपने सुना होगा, महाबल सेना के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। सेनाओं को क्या कहा जाता था? महाबल का दर्जा दिया जाता था, और उसका जो अधिकृत होता था वो क्या कहलाता था? सेनापति। लिख रहा गुप्त वंश में गज सेना का जो अध्यक्ष होता था, गज मतलब हाथियों की सेना का, गज मतलब क्या होता है दोस्तों? याद रखेगा, हाथियों की सेना जो होती थी, जो उसे क्या कहते थे? अच्छा एक बात बताओ, हाथियों को चलाने वाले को क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर पिलवान कहते हैं। बस उसी पिलवान से एक शब्द बनेगा, वही इसका अध्यक्ष होता था। क्या कहते थे? महापीलुपति। क्या कहते थे? नहीं, महीपीलुपति। क्या कहते थे? महीपीलुपति। जी हां दोस्तों, महीपीलुपति या महापीलुपति दोस्तों कहते थे। ठीक है, मात्रा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहां पे। ठीक है, मही या महा दोनों लग जाता है, पीलू ऐसे लिखाएगा। ठीक है, महापीलुपति। ठीक है, याद रखेगा, जो गज सेना का अध्यक्ष होता था उसे क्या कहते थे? महापीलुपति कहते थे। ठीक है, इसी तरह से जो अश्व सेना का अध्यक्ष होता था उसे क्या कहते थे? उसे अश्वपति कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? उसे अश्वपति कहते थे। अश्व सेना का जो अध्यक्ष होता था उसकी बात कर रहे हैं। लिख रहा दोस्तों, गुप्त वंश में सम्राट का परामर्शदाता क्या कहलाता था? जो सम्राट को परामर्श देता था कि भाई युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए, प्रशासन में उसे क्या चेंजेस करने चाहिए, तो दोस्तों जो उसका परामर्शदाता होता था, आज भी आप देखते होंगे मोदी जी के अपने निजी सचिव हैं या फिर उनके सलाहकार हैं, उसी तरह से दोस्तों गुप्त साम्राज्य में, गुप्त वंश में सम्राट के अपने परामर्शदाता होते थे। उन्हें क्या कहा जाता था? तो परामर्शदाता के लिए एक शब्द याद रखेगा, अमात्य। क्या याद रखेगा? अमात्य। क्योंकि यह राजा से संबंधित है तो यहां पर एक नया शब्द रखेगा,
जाएगा राजा धन अमात्य बराबर क्या हो जाएगा, राजा मात्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, राजा मात्य हो जाएगा। और यही क्या कहलाता था, यही राजा का या सम्राट का परामर्शदाता होता था। तो उसके लिए एक शब्द क्या है, राजा धन अमात्य बराबर राजा मात्य हो गया। ठीक है, अमात्य वैसे मंत्री को कहा जाता है, तो याद रखेगा यह मुख्य सलाहकार होता था। लिख रहा है गुप्त काल में संधि व युद्ध का जो मंत्री होता था या उससे संबंधित जो परामर्श मंत्री होता था, उसके लिए दोस्तों एक शब्द क्या होता था, तो याद रखेगा उसे महासंधि विग्राहक कहते थे। क्या कहते थे, संधि विग्राहक। जी हां दोस्तों, महासंधि विग्राहक दोस्तों उसके लिए कहते थे। बहुत अच्छा शब्द है दोस्तों, इसको याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और मैं आपको बता दूं, जैसे आपने सेनापति पढ़ा था वैसे एक शब्द और याद रखेगा, महादंड नायक। ठीक है, महादंड नायक दोस्तों किसे कहते हैं, तो एक बात बताओ, महादंड नायक का मतलब क्या होगा, ऐसा व्यक्ति जो लोगों को दंडित करता हो। अच्छा, आज के जमाने में क्या कहते हैं, जो लोगों को दंड देता है, किसी को जेल दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, भाई उसे क्या कहते हैं सर, न्यायाधीश कहते हैं। तो याद रखेगा यहां पर यह शब्द किसके लिए यूज किया जाता था, न्यायाधीश के लिए यूज किया जाता। ठीक है, न्यायाधीश के लिए। ठीक है, और महाबल दोस्तों किसे कहा जाता था, सेना को। महाबलाधिकृत किसे कहते थे, वो सेनापति को कहते थे। ठीक है, तो याद रखेगा सेनापति को क्या कहते थे, तो सेनापति के लिए जो शब्द है वो क्या है, महाबलाधिकृत। क्या है दोस्तों, महाबलाधिकृत। ठीक है, महाबलाधिकृत। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा है गुप्त काल में राजकीय पत्रों या रिकॉर्ड का जो मंत्री होता था, जो राजकीय पत्रों का रिकॉर्ड रखता था, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, ये बहुत अच्छा लाइन है दोस्तों, याद रखेगा। अब देखिए, राजकीय पत्र को अक्ष पटल बोलते थे। क्या बोलते थे, अक्ष पटल। और इसी से एक शब्द बनाएगा, अक्ष पटल से ही बनेगा दोस्तों, अक्ष पटलाधिकृत। ठीक है, ऐसे दोस्तों बहुत सारे नाम मिलेंगे। देखो यहां भी अधिकृत था ना, यानी उससे संबंधित व्यक्ति। अक्षपटल जो राजकीय पत्रों को संभाल कर रखता था या जो उसका प्रमुख होता था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, लिख रहा गुप्त काल में सम्राट की स्त्रियों या फिर रानियों के अंतःपुर। अंतःपुर का मतलब क्या है, वह स्थान या वह महल जहां पर सम्राट की रानियां निवास करती थी। ठीक है, हालांकि रानियों के निवास करने वाले कमरे को रनिवास कहा जाता है। क्या कहते हैं, रनिवास। लेकिन अंतःपुर किसे कहते हैं दोस्तों, अंतःपुर उस महल को कहते हैं जहां रानियां निवास करती हैं। तो पूछ रहा है कि गुप्त काल में सम्राट की स्त्रियों रानियों के अंतःपुर के रक्षक को क्या कहा जाता था, तो बहुत अच्छा एक शब्द है दोस्तों, प्रतिहार। क्या होता था दोस्तों, शब्द प्रतिहार। आपने कई बार दोस्तों प्रतिहार शासकों के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो वो प्रतिहार अलग है, और यहां पर दोस्तों एक पद का नाम दोस्तों प्रतिहार है, इसको याद रखेगा। ठीक है, ये अच्छा सवाल है। एक चीज और दोस्तों, जो भूमि का रिकॉर्ड वगैरह होता था, जैसे यहां सवाल दे दिया, रिकॉर्ड से याद आ गया, पत्रों के रिकॉर्ड से याद आ गया। ठीक है, भूमि का जो रिकॉर्ड रखते थे, भूमि का रिकॉर्ड रखने वाला दोस्तों क्या कहलाता था, याद रखेगा उसे पुस्तपाल कहते थे। क्या कहते दोस्तों, पुस्तपाल कहते थे। भाई गुप्त साम्राज्य में बहुत सारी भूमियां थी। ठीक है, या फिर भूमि को रिकॉर्ड मत करिए, ये पुस्तपाल एक्चुअली में जो कार्यालय का रिकॉर्ड होता था ना, जो ऑफिस वर्क होता था दोस्तों, ये कार्यालय के जो अभिलेख होते थे, ये स्पेशली उनके लिए होता था। कार्यालय अभिलेख का प्रमुख जो होता था दोस्तों, क्या कहलाता था, वो पुस्तपाल कहलाता था। ये रिकॉर्ड से याद आ गया दोस्तों, क्योंकि यहां राजकीय पत्रों को रिकॉर्ड करने वाला क्या कहलाता है, अक्षपटल से शब्द बन गया अक्षपटलाधिकृत। क्या बन गया, अक्षपटलाधिकृत। ठीक है, और यहां कार्यालय में जो अभिलेख होते थे, उनसे शब्द, उनके लिए शब्द बना पुस्तपाल। पुस्तक न होके पुस्तपाल याद रखिए। और प्रतिहार हमने किसको बताया, तो अंतःपुर का रक्षा जो करता था वो क्या कहलाता दोस्तों, वो प्रतिहार कहलाता था। ठीक है, एक अलग सवाल देखिए, लिख रहा पुलिस विभाग का जो मुख्य अधिकारी होता था। क्या सर उस जमाने में भी पुलिस होते थे क्या, जी हां दोस्तों, याद रखेगा उस जमाने में भी पुलिस होते थे। क्यों पुलिस रखे जाते थे, ताकि कहीं पर अन्याय ना हो, शांति व्यवस्था बनी रहे, इसीलिए दोस्तों पुलिस रखा जाता था। और जो उसका अधिकारी होता था उसे क्या कहते थे, उसे कहते थे दंडपाशिक। क्या कहते थे, दंडपाशिक कहते थे। जी हां दोस्तों, दंड पाशिक कहते थे। ठीक है, और इसी तरह से दोस्तों पीछे मैंने न्यायाधीश के लिए क्या बताया, महादंड नायक। ठीक है, तो इसको भी इसी में नोट कर लीजिए दोस्तों, याद रखेगा न्यायाधीश के लिए शब्द क्या है, तो न्यायाधीश के लिए शब्द है महादंड नायक। क्या है दोस्तों, महादंड नायक। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, महादंड नायक और दंड पाश्विक दोस्तों याद रखेगा, ये दोनों अलग अलग हो जाएगा। दंड पाशिक किसे कहते हैं, पुलिस का जो अधिकारी होता था उसे दंड पाशिक कहा जाता है। लिख रहा गुप्त वंश में पुलिस
विभाग के जो साधारण कर्मचारी होते थे, पुलिस, देखिए विभाग वही है पुलिस विभाग, लेकिन उस विभाग के जो साधारण कर्मचारी थे उन्हें क्या कहा जाता दोस्तों, उन्हें भाट कहा जाता था। ठीक है, देखिए उनको दो नामों से जाना जाता था, या तो उन्हें भाट कहा जाता था या तो उन्हें चाट कहा जाता था। ठीक है, चाट भाट याद रखिए। चाट भाट कौन थे, याद रखेगा, ये पुलिस विभाग में काम करने वाले जो साधारण कर्मचारी होते थे ये उन्हें कहा जाता था, चाट या भाट कहा जाता था। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत अच्छे समझते चलिए। और अगर आपको महसूस हो रहा है कि सर इस तरह के सवाल आते हैं क्या, तो आप पेपर को उठा के देखिए, आप देखिए कि इस तरह के सवाल आपसे परीक्षा में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बराबर दोस्तों पूछे जाते हैं। और ये अपने आप में सबसे टफ पोर्शन है। जी हाँ, लोग गुप्त काल तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसके प्रशासन को नहीं पढ़ पाते हैं, सामाजिक आर्थिक धार्मिक स्थिति को नहीं जान पाते। मैं तो आपको सब दे रहा हूं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, लिख रहा गुप्त काल में राज्य के सभी केंद्रीय विभाग का दोस्तों प्रमुख कौन होता था। तो देखिए जितना भी केंद्रीय विभाग था, बहुत सारे विभाग थे, उन विभागों, जैसे अभी अपने यहां देखिए वित्त मंत्रालय है, ठीक है, श्रम मंत्रालय है, इसी तरह से बहुत सारे विभाग है। तो याद रखिएगा सभी विभागों का प्रमुख क्या कहलाता था, क्योंकि सभी विभागों को कहा है इसीलिए उसे सर्व प्रमुख कहते थे। क्या कहते थे, उसको क्या कहते थे, सर्व प्रमुख कहते हैं, जो सभी विभागों का प्रमुख कहलाता है। ठीक है, होता था या उसका अधिकारी होता था, क्योंकि यह अन्य विभागों के बारे में जानकारी एकत्र करता था, उनसे संबंधित तथ्यों को देखता था और लोगों को जो है नियुक्त करना या सब चीजें नियंत्रण वगैरह सब देखता था, इसलिए उसे सर्व प्रमुख कहते हैं। याद रखेगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों बहुत सारी किताबें लॉन्च की गई, मैं सैंपल के तौर पे किताब दिखा रहा हूं। ठीक है, और हमारे हाथ में भी दोस्तों यहां किताब है, तो दोस्तों इन किताबों का आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को चाहिए होता है कि सर कैश ऑन डिलीवरी मिलेगा क्या, तो अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, हर जगह दोस्तों किताबें रखी गई। देखिए एक मौका दीजिए, स्टडी 91 की क्लास अच्छी लगती तो बेशक किताबें भी और अच्छी होंगी, आप परचेज तो कीजिए। क्योंकि आप देखिए ना, हर किताब दोस्तों, एक एक किताब बनाने में दोस्तों 2-2, 2.5 महीना दिन रात मेहनत करना पड़ता है, दिन रात काम करने के बाद तब एक किताब लॉन्च होती है। आप किताब लीजिए, कंटेंट चेक करिए, कंटेंट पढ़ने के बाद लगेगा कि वाकई सर ये कॉपी पेस्ट जो मार्केट में चलता नहीं वैसी किताबें नहीं है। इस किताब को लोग कॉपी पेस्ट करेंगे लेकिन हम किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक एक चीज बहुत सोच समझकर दोस्तों उसमें कंटेंट रख रहे हैं कि आपको पढ़ने के बाद आपका दिल खुश हो जाए, दिल जीत लेना यार। ठीक है, किताब परचेज करो, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कोई दिक्कत परेशानी है तो संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, लिख रहा गुप्त काल में राजमहल के रक्षकों का मुखिया क्या कहलाता है। देखिए पीछे की इसी तरह से सवाल था कि अंतःपुर का जो रखवाला था, कह सकते हैं कि नहीं, अंतःपुर का रक्षक। जी हां दोस्तों, अंतःपुर का रक्षक क्या कहलाता है दोस्तों, अंतःपुर के रक्षक को दोस्तों प्रतिहार कहा जाता था। ठीक है, उसी तरह से राजमहल, जो राजा का महल है, भाई अंतःपुर क्या था, अंतःपुर रानियों का महल था, और जो राजमहल है उसका रक्षक क्या कहलाता है या उसका मुखिया कौन होता था, तो याद रखेगा उत्तर इसी के जैसा है, महाप्रतिहार। अब प्रतिहार से क्या हो गया दोस्तों, महाप्रतिहार। प्रतिहार रानियों के लिए जो होता था दोस्तों, उससे संबंधित चीजें देखता था, और यहां पर क्या आ गया, जो राजमहल का मुखिया होता है, या राजमहल मुखिया नहीं, राजमहल के रक्षकों का जो मुखिया था, जो प्रधान था, उसे क्या कहते थे, उसके लिए महाप्रतिहार शब्द आता है। ठीक है, लिख रहा है गुप्त काल में पदाधिकारियों का सर्वश्रेष्ठ वर्ग क्या कहलाता था, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अभी मैंने कहा दोस्तों सभी विभागों के प्रमुख को क्या कहते थे, सभी विभागों का प्रमुख दोस्तों क्या कहलाता था, तो दोस्तों इसे कहते थे सर्व प्रमुख। क्या कहते थे, इसे कहते थे सर्व प्रमुख। उसी तरह से पूछ दिया कि बताइए पदाधिकारियों का सर्वश्रेष्ठ वर्ग जो होता था दोस्तों, उस वर्ग को क्या कहते थे, तो उस वर्ग को कहते थे कुमारामात्य। ठीक है, कुमार धन अमात्य, कुमार धन अमात्य अमात्य। ठीक है, तो याद रखिएगा कुमार धन अमात्य बराबर क्या हो जाएगा, कुमारामात्य हो जाएगा। याद रखिएगा पदाधिकारियों का जो सबसे बड़ा जो ग्रुप था दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ जो वर्ग था वो कहलाता था कुमारामात्य। ठीक है, वैसे भी कुमार किसे कहा जाता था, तो कुमार जो बड़े बड़े पदाधिकारी होते थे उन्हें दोस्तों कुमार कहा जाता है। आज हम मंत्री बोल देते ना, तो मंत्रियों का जो ग्रुप होता है जैसे कैबिनेट मंत्री होती है, उसी तरह दोस्तों कुमारामात्य होते थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, लिख रहा गुप्त काल में व्यापारिक समितियों को दोस्तों क्या कहा जाता था। ठीक है, व्यापारिक मतलब जो व्यापार से संबंधित होते थे। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा एक सवाल और आता है, व्यापारियों का प्रमुख क्या कहलाता था, यह भी सवाल आता है कि व्यापारियों का जो प्रमुख होता था उसे क्या कहते थे, तो उसे कहते थे सार्थवाह।
क्या कहते थे दोस्तों? व्यापारियों के प्रमुख को सार्थवाह कहा जाता था, जबकि व्यापारिक समितियां जो होती थी दोस्तों उसे क्या कहते थे? तो उसे हम निगम कहते थे। क्या कहते थे? निगम। आज हम पढ़ते हैं ना भारतीय जीवन बीमा निगम, निगम आज हम कारपोरेशन को कहते हैं। उसी तरह से उस जमाने में जो व्यापारिक समितियां होती थी उन्हें हम किस नाम से जानते थे? निगम के नाम से जानते थे। क्योंकि व्यापारिक की बात हुई इसलिए मैं बता रहा हूं कि व्यापारियों के समूह को हम किस नाम से जानते हैं? तो याद रखेगा उनका जो प्रमुख होता था उसे हम सार्थवाह कहते थे। यह भी आप याद रखेंगे। लिख रहा गुप्त काल में पशुओं के चारा योग्य भूमि को क्या कहते थे? ठीक है, देखिए भूमि तो कई प्रकार की हो सकती है ऐसी भूमि हो जहां लोग कृषि करते हो सकती है ऐसी भूमि हो जहां लोग पशुपालन करते हो सकता है ऐसा भूमि हो जहां पर चारा उगाया जाता हो पशुओं के लिए। तो आपसे पूछ रहा दोस्तों कि गुप्त काल में, सॉरी कहां चला गया भाई, गुप्त काल में जो चारा योग्य भूमि थी, ठीक है, जहां से पशुओं के लिए चारा मिलता था उसे क्या कहते थे? अरे यार सिंपल सा नाम है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, चारागाह कहते थे। ठीक है, जहां से चारा मिलता। आज कभी भैंस गाय चराए हो, बकरी चराए हो? नहीं चराए, तो उनको कहां लेके जाते? चारागाह पर लेके जाते, जहां से उनके चारे की व्यवस्था होती, खाने पीने के आइटम उनके मिलते वहां पर। ठीक है, तो याद रखेगा। लिख रहा गुप्त काल में न जोतनी योग्य भूमि क्या कहलाती थी? ऐसी भूमि जो न जोतनी योग्य हो उस भूमि को दोस्तों क्या कहते थे? इसे कहते थे खिल्य। क्या कहते थे दोस्तों? इसे खिल्य कहते थे। ठीक है, न जोतनी योग्य भूमि को क्या कहते थे? खिल्य कहते थे। ठीक है, अच्छा देखिए भूमि की बात आ गई तो एक सवाल और आपको बता दूं, भूमि का पीछे बोल भी रहा था मैं कि भूमि के अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाले को क्या कहा जाता है? भूमि के अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाला दोस्तों क्या कहलाता है? सुरक्षित रखने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? याद रखेगा इसे करड़िक कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे करड़िक कहते हैं। और पीछे मैंने बताया था कि दोस्तों कार्यालय आदेशों को सुरक्षित रखने वाले क्या कहा जाता है? पुस्तपाल कहते हैं। क्या कहते हैं? पुस्तपाल। जो कार्यालय संबंधित प्रपत्रों को दोस्तों सुरक्षित रखता है उसे क्या कहते हैं? सोच समझ के बताइए, उसे पुस्तपाल कहते हैं। जबकि भूमि से संबंधित जो अभिलेख हैं, रिकॉर्ड वगैरह हैं, उनको सुरक्षित रखने वाले को करड़िक कहते हैं। क्या कहते हैं? करड़िक कहते हैं। लिख रहा है गुप्त काल में जंगली भूमि को दोस्तों क्या कहा जाता है? देखिए आपने पढ़ा न जोतने योग्य भूमि को खिल्य कहते हैं। जहां चारागाह होता है, पशुओं के लिए चारा होता है, उसे चारागाह कहते हैं। दोस्तों जंगली भूमि को क्या कहते हैं? तो जंगली भूमि पे कुछ भी उग जाता होगा, इसे कहते थे अप्रहत। क्या कहते थे दोस्तों? अप्रहत कहते थे। ठीक है, जंगली भूमि को किस नाम से जाना जाता था गुप्त काल में? अप्रहत नाम से जाना जाता था। अप्रहत याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत गजब का है। जब परीक्षा में आता ना बहुत सारे लोगों का दिमाग चकरा जाता है। लिख रहा है गुप्त काल में निगम का प्रधान। देखिए निगम किसे कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखेगा व्यापारिक जो संघ होता था उसे कहते थे निगम। देखिए पीछे ही आपको पढ़ाया हूं, फिर से चलिए दिखा दे रहा हूं। यहां पर आइए, देखिए क्या लिखा है। जो व्यापारिक समितियां या व्यापारिक संघ होते थे उन्हें क्या कहते थे? निगम कहते थे। और यही पूछ रहा दोस्तों कि निगम का प्रधान कौन होता था? एक सवाल तो मैं आपको पुराना बता ही दिया था। क्या बताया दोस्तों? व्यापारियों का प्रमुख क्या कहलाता था? व्यापारियों का प्रमुख क्या कहलाता था? तो याद रखेगा व्यापारियों के प्रमुख को सार्थवाह कहते थे। क्या कहते थे? सार्थवाह कहते थे। अभी आपसे पूछ रहा है कि व्यापारिक संघ जो होता है, व्यापारिक संघ के प्रधान को दोस्तों क्या कहा जाता है या उसके प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो उसके लिए एक शब्द आता है श्रेष्ठी। क्या आता है दोस्तों? श्रेष्ठी। कई जगह पे दोस्तों आपको मिलेगा ना कि श्रेष्ठी को महाजनों का प्रमुख कहा जाता है। ठीक है, महाजनों का प्रमुख कहा जाता है। किसे दोस्तों? श्रेष्ठी को कहा जाता है। ठीक है, कि महाजनों के प्रमुख थे। महाजन किसे कहा जाता है? आज के जमाने में महाजन किसे कहते हैं? जो बड़े बड़े व्यापारी वर्ग होते हैं दोस्तों उनको क्या कहा जाता है? महाजन। भैया बहुत बड़े महाजन है, सेठ महाजन है कहा जाता है ना। तो याद रखेगा उन्हीं महाजनों का प्रमुख जो होता था गुप्त काल में क्या कहलाता था? उसके प्रधान को हम श्रेष्ठी कहते। श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठी। क्या कहते थे? श्रेष्ठी कहते थे। लेकिन गुप्त काल में कृषि करने की भूमि को क्या कहा जाता है? ठीक है, देखिए पीछे दिया था दोस्तों कृषि न करने योग्य भूमि। कृषि न करने योग्य भूमि, और वहां पे लिखा था खिल्य। पढ़ा था पीछे ना, तो वहां क्या मैंने पढ़ा? आपको खिल्य पढ़ा। और जंगली भूमि के लिए अप्रहत शब्द दिया। देखिए न जोतने योग्य भूमि या जिस पर कृषि नहीं हो सकती है, कृषि न करने योग्य भूमि, उसे हमने कहा खिल्य। अभी पूछ रहा दोस्तों जिस भूमि पर आप कृषि कर सकते हैं उसे आप क्या कहेंगे? तो उसके लिए शब्द आता था, जैसे हम खेत बोलते हैं ना, आप पढ़ते होंगे खेत क्या है? तत्सम शब्द है। यही छतरी वाला छ दोस्तों ख हो जाता है।
तो दोस्तों तद्भव पढ़ते हैं खेत, तो याद रखेगा क्षेत्र का ही तद्भव क्या होता है दोस्तों, खेत होता है ना, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो याद रखेगा जहां भूमि, जहां कृषि कर सकते हो खेत है, आज भी खेत कहा जाता है। तो याद रखेगा खेत वहीं से चला आ रहा, गुप्त काल से टलते टलते यहां तक आ जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा गुप्त काल में वास करना, वास मतलब क्या है दोस्तों, रहने योग्य भूमि, ठीक है, रहने योग्य भूमि, जहां पर आप क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं, जहां पर आप अपना मकान बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, भाई यही तो है ना, मकान या घर बना सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है। देखिए आज आप लोग एक शब्द सुनते होंगे, भाई इनके घर में वास्तु दोष है, ठीक है। वास्तु दोष का मतलब क्या है कि घर का डायरेक्शन जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से चीजें नहीं बनी है, वास्तु दोष। उस जमाने में याद रखेगा वास करने लायक भूमि को वास्तु कहा जाता था, ठीक है। उस जमाने में ध्यान दीजिएगा, वास यानी निवास करने योग्य जो भूमि होती थी, जहां आप घर बना के रह सकते थे, उसे क्या कहते थे, उसे वास्तु कहते थे। सर बहुत कुछ मिलता जुलता है। और आप सोचो ना कि अगर आपने कहीं से कोचिंग किया, कोई किताब पढ़ा, ठीक है, पैसे तो खर्च हुए ना, आपने ये चीज पढ़ा कि नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा तो आपके पास एक क्वेश्चन मार्क होना चाहिए कि क्यों नहीं पढ़ा, किताब में क्यों नहीं दिया गया था, या कोचिंग में हमें इन सारी चीजों पर ध्यान क्यों नहीं दिलाया गया, क्यों किसी टीचर ने गुप्त काल को पढ़ाते समय समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त को पढ़ा करके सीधे हर्षवर्धन काल पे क्यों चले गए। गुप्त काल का प्रशासन, वहां की सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, मुद्राएं, ठीक है, लोग, रहन सहन, स्थितियां कौन बताएगा, कौन बताएगा बताइए। तो ये सारी चीजें अगर आपके पास नहीं है तो निश्चित रूप से आपको स्टडी 91 से जुड़ना चाहिए और हमारे कम से कम फाउंडेशन बैच को लेना चाहिए, क्योंकि उस फाउंडेशन बैच में दोस्तों बहुत कुछ दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, लिख रहा गुप्त काल में नगर का सर्वोच्च अधिकारी क्या होता था। देखिए आज पता, आज बहुत सारे आप देखते हैं दोस्तों, आजकल हमको शहरों के नाम में पुर मिलता है, जैसे मुजफ्फरपुर, मिर्जापुर, ठीक है, ऐसे आपने पढ़ा होगा तो बहुत सारा पुर मिलता है। तो याद रखिए उस जमाने में नगर को ही दोस्तों क्या कहा जाता था, पुर कहा जाता था, ठीक है। तो याद रखेगा जो नगर का सर्वोच्च अधिकारी होता था, यहां पुर से शब्द बन जाएगा पुरपति, जैसे विषय से शब्द बना था विषयपति ना, उसी तरह से पुर से क्या बन जाएगा, पुर से शब्द बन जाएगा दोस्तों पुरपति बन जाएगा। तो याद रखेगा यही नगर का सर्वोच्च अधिकारी होता था। अब देखिए कहीं कहीं पर इसे पुरपति कहा गया है, कहीं कहीं पर दोस्तों इसे पुरपाल कहा गया। पुर मतलब नगर का, पाल मतलब पालन करने वाला, ठीक है। या कई लोग इसे क्या कहते हैं, नगर रक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं, नगर रक्षक, नगर की रक्षा करने वाला। बोलो इसमें कोई अंतर है क्या, चाहे नगर की रक्षक कहो, चाहे पुरपाल कहो, चाहे पुरपति कहो। एक और खतरनाक बता दूं, एक शब्द आता है दोस्तों द्रांगिक। क्या आता है, कई किताबों में आपको मिलेगा कि नगर का जो सर्वोच्च प्रधान था उसे द्रांगिक भी कहते थे। अब मैं आपको कोई ऑप्शन तो दिया नहीं यहां पे, और परीक्षा में क्या ऑप्शन देगा ये भी नहीं पता। हो सकता है परीक्षा में पुरपति ऑप्शन दे दे, हो सकता है परीक्षा में पुरपाल ऑप्शन दे दे, हो सकता है परीक्षा में नगर रक्षक ऑप्शन दे दे, हो सकता है परीक्षा में द्रांगिक ऑप्शन दे दे। भाई पता आपको सब होना चाहिए, ऐसे आधा अधूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है। मेहनत से पढ़ रहे हैं तो चीजों को समझिए कि एग्जाम में क्या मिल सकता है, उसकी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए बार बार कहता हूं कि यार आज 26वां दिन है, पीछे की क्लास जाके देख लो, नहीं देख पाए हो तो देख लो। इतनी बेहतर क्लास और इतनी बेहतर सीरीज आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी। बहुत सारे स्टार टीचर देखा होगा आपने, लेकिन कोई भी पढ़ाने का सामर्थ्य नहीं रखता है कि निःशुल्क आपको इतनी अच्छे कंटेंट के साथ, इतनी बेहतर स्टडी मटेरियल के साथ चीजें आपको दी जाए, ठीक है। आगे पढ़िए, गुप्त काल में ग्राम सभा के सदस्य क्या कहलाते हैं। सर एक बात तो आपने बता दिया कि ग्राम सभा होती थी, और यह भी बता दिया दोस्तों कि ग्राम सभा का जो प्रधान होता था उसे क्या कहते थे। सर उसे आपने बताया ग्रामिक कहते थे। बहुत बढ़िया, ग्रामिक कहते थे, अच्छी बात है दोस्तों। ये ग्राम सभा के जो मेंबर होते थे वो क्या कहलाते थे। आज बीडीसी वगैरह एग्जाम होता है, एग्जाम करें, चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, तो याद रखेगा उसी तरह से उस जमाने में दोस्तों ग्राम सभा के जो सदस्य होते थे उन्हें कहते थे महत्तर। क्या कहते हैं दोस्तों, महत्तर कहते थे। याद रखेगा महत्तर, बहुत जबरदस्त सवाल है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते। लिख रहा गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था, ठीक है, गुप्त काल में। तो याद रखेगा गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था उज्जैन। दोस्तों एक बात आपको बता दूंगा, उज्जैन को दोस्तों द्वितीय राजधानी कहा जाता था, ठीक है, द्वितीय राजधानी माना जाता था गुप्त वंश का, ठीक है। और प्रथम राजधानी कौन सा था, द्वितीय तो बता दिए, प्रथम कौन सा था, अरे प्रथम तो पाटलिपुत्र ही था भैया, ठीक है, कहां दिमाग जा रहा है आपका, ठीक है। तो द्वितीय राजधानी के रूप में किसे जानते थे, याद रखेगा उज्जैन को जानते थे। क्षिप्रा नदी के तट पर महाकालेश्वर का मंदिर भैया यहीं पर है, ठीक है। उज्जैन किस नदी के तट पर है, ज्योग्राफी का सवाल आ गया, याद रखेगा क्षिप्रा नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर, क्षिप्रा नदी के तट पर, ठीक है। क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, मालवा की गंगा भी कहते हैं, तो उसे भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए,
अगला दिख रहा है सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किन शासकों ने जारी किया। तो अगर देखिए सवाल दे दे सर्वाधिक, एक होता है लिख दे शुद्ध 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 स्वर्ण मुद्राएं, ठीक है, शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं दोस्तों किसने जारी किया था, तो याद रखेगा ये कुषाण शासकों के द्वारा जारी किया गया। यही सवाल देखिए आता है ना परीक्षा में, बच्चे गलत कर देते हैं अगर शुद्ध लिखे तो, लेकिन अगर सर्वाधिक दे दे सर्वाधिक 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 तो बताइएगा गुप्त शासक। क्या हो जाएगा आपका उत्तर, आपका उत्तर हो जाएगा गुप्त शासक, क्योंकि गुप्त शासकों के द्वारा सबसे ज्यादा क्या जारी किया गया, स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई। लिख रहा गुप्तकालीन सिक्का का सबसे बड़ा ढेर दोस्तों कहां मिला है, ये आपको कल भी पढ़ाया था, याद रखेगा, ये मिला है बयाना में। बयाना कहां है भैया, तो बयाना है आपके भरतपुर में। भरतपुर कहां है, तो याद रखेगा भरतपुर है राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में। और ये भी बताया दोस्तों आपको कि लगभग 623 सिक्कों का ढेर दोस्तों यहां से मिला है, ठीक है, ये भी बताया था, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। 3 दूना 6, उल्टा पढ़ लो याद हो जाएगा। लिख रहा तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था जिसने तांबे का सिक्का जारी किया, ठीक है। देखिए सोना और चांदी, चांदी की जब हम पढ़ते हैं तो वहां हम पढ़ते हैं दोस्तों किसके बारे में, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। यहां आपसे किसके बारे में पूछ रहा है, तांबे के बारे में। और याद रखेगा तांबे का सिक्का जारी किया था दोस्तों रामगुप्त ने। किसने जारी किया था, रामगुप्त एक शासक हुआ है, उसने सबसे पहले तांबे के सिक्के जारी किए, ठीक है। तो इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपसे पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में। और फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक था गुप्त काल में प्रशासन, वो मैंने आपको बता के समाप्त किया। कल एक नए टॉपिक पर आ जाएंगे। और एक निवेदन आप सभी से कि अगर पीछे के वीडियोस नहीं देखे तो देखिए और इस पूरी सीरीज से जुड़े रहिए। सीरीज में हम हर विषय को लेकर आएंगे और बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, एक सिंगल टॉपिक छोड़ेंगे नहीं। हर एक टॉपिक से सवाल बनेगा, मजा खूब आएगा। और क्लास तो इतनी जल्दी समाप्त हो जाती है को पता भी नहीं चलता है। याद रखें दोस्तों बहुत सारे विषय आपको यूट्यूब पर निःशुल्क पढ़ाए गए हैं और उसके हैंड रिटन नोट्स जो हैं दोस्तों अवेलेबल हैं हमारे वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर, इसे भी आप परचेज कर सकते हैं। एक मौका दीजिए तो किताब भी परचेज कर लीजिए, बहुत मेहनत से लिखे हैं किताब, परचेज करेंगे तो खुशी मिलेगी। ज्यादा तारीफ नहीं करना, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। हाँ, इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन सही समय पर आपके पास जाए, ठीक है। घबराने वाली बात नहीं, डेली क्लास चलती है। कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत रेयर केस में क्लास बंद हो जाती है, वरना क्लास रोज रहती है। तो घबराइए मत, बस आराम से जुड़े रहिए और मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।